हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है कि 3 जुलाई को एग्ज़ाम है त्रैमासिक, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन आंसर है, कवर हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एमसीक्यू व्याकरण को भी क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा तो मैं व्याकरण को भी क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। एंड नहीं होगा तो हमारा जो सेकंड वीडियो आने वाला है उसमें क्या करूँगा, मैं व्याकरण को दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेखक परिचय, उससे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू मैं बताऊँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड है, ठीक है, सॉरी सेकेंड। पत्रिका जिनका नाम है हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो चैप्टर में जो है ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो कि उन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक की पत्रिका जो है संपादित किया हुआ था, ठीक है। और ये वो कौन सा था, मासिक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और उन्होंने क्या हुआ, उस पत्रिका को 13 वर्ष तक क्या किया था, लिखा था। कब से कब तक, 1877 से स्टार्ट किया था, और तो सॉरी 33 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था, लिखा था। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में हो जाता है उनका जन्म, मृत्यु, उनके पिताजी पिताजी पूछे जाते हैं और माताजी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने उनका जन्म स्थान पूछा जाता है, और उन्होंने किस पत्रिका का मतलब संपादन किया था, ठीक है, बस। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
ये जो हमने बताया यहाँ तक क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ याद करें नहीं, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम ये स्टार्ट है। तो आप लोग जिसमें मैंने टिक लगाया है वो ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी मुख्य रचना के बारे में बात करें तो इनकी मुख्य रचना उपन्यास जो है कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान और सदाभाव का अभाव, ठीक है। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपन्यास उनका है। और नाटक में है दमयंती स्वयंवर, रेल का बिकट खेल। निबंध संग्रह में है भट्ट निबंध माला, 2 खंड में, ठीक है। यह सब क्या है उनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब याद रख लीजिएगा। क्या क्या मैं फिर से बता दूं कि ये पूछा जाता है 100 आजान एक सुजान, फिर उसके बाद रेल का बिकट खेल पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। और पूछ मतलब कि कंफर्म है कि पूछ ही लेगा, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि आलोचना। आलोचना मतलब कि आलोचना कौन कौन किए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील से की है। मतलब जो है ना, इनका जो है ना तुलना किया हुआ है दो विद्वान से। कौन कौन विद्वान, एडिसन और स्टील। इन्होंने कुछ कुछ कहा था, ठीक है। तो जो जो कहा था, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो भी एक मतलब कि विद्वान है। उन्होंने क्या किया था, उनकी तुलना जो है वो कहते हैं कि तुम जो है ना एडिसन और स्टील के तरह बोलते हो। और उनकी मतलब जो है कि कुछ कुछ ऐसे लाइन, कुछ कुछ ऐसे मतलब तुम कथन कहते हो, लगता है कि एडिसन और स्टील जो कहते थे लगभग क्या है, सेम है। मतलब कि उसकी तुलना जो है एडिसन और स्टील से करते हैं। युग और काल की बात करें, युग हमारे क्या है, भारतेंदु युग हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन के रूप में मतलब कि मैंने दिया गया है, ताकि क्वेश्चन पढ़ाते समय क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो है ना, ये पूछा जाता है कि उनकी तुलना किससे की जाती है। बस इतना सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी तुलना जो है ना किससे की जाती है। तो एडिसन और स्टील। और पूछा जाएगा कि कौन से काल के हैं, तो बोलेंगे आधुनिक काल। और कौन से युग बोलेगा, तो भारतेंदु युग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जब पूछेगा कि बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। क्या है, एक निबंध है। या फिर ऑप्शन में दिया जाएगा ललित निबंध, तो ललित निबंध में टिक लगाएंगे। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा इम्पोर्टेंट होता है जन्म उनका, मरण, व्यापारी पिता का नाम, माता का नाम, और कौन से विषय से उन्होंने प्रारंभ किया था स्कूल, और जन्म स्थान कहाँ पे है, और पत्रिका का नाम क्या है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, ये वाला 100 सुजान एक 100 आजान एक सुजान। उसके बाद दमयंती स्वयंवर और रेल का बिकट खेल। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये रेल का बिकट खेल, 100 आजान एक सुजान, दमयंती स्वयंवर, ये तीनों क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि उनकी तुलना किससे की जाती है, ठीक है। उनकी तुलना किससे की जाती है, तो हम बोलेंगे एडिसन और स्टील से। वो किस युग से थे, तो भारतेंदु युग। और किस काल से थे, तो आधुनिक काल, ठीक है। बस। और ये पूछा जाएगा कि ये जो है विधि उसकी क्या है। तो अगर निबंध जाएगा तो निबंध में ऑप्शन टिक मारेंगे। अगर ललित निबंध बोलेगा तो ललित निबंध में, ठीक है। अगर ललित निबंध और निबंध दोनों दिया जाएगा तो ललित निबंध में टिक मारना है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बातचीत से
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रॉबिन क्रूसो किस वर्ष मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो रॉबिन क्रूसो को आप नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, बट आप लोग क्या जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो 16 वर्ष अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 16 वर्ष क्या करना है, टिक लगाना है। क्या करना है, 16 वर्ष क्या करना है, टिक लगाना है। अगर रॉबिन क्रूसो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में आएगा, रॉबिन क्रूसो क्वेश्चन में आएगा और 16 वर्ष आएगा तो क्या करेंगे, 16 वर्ष में टिक मारेंगे। ठीक है, उसके बाद है बोलेगा वही कि रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुख देखे, तो फ्राइडे का। ठीक है, किसका मुख देखे, तो फ्राइडे का मुख देखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि हाँ, एडिसन के अनुसार असली बातचीत किनके बीच होता है। एडिसन के अनुसार असली बातचीत किनके होता है, तो वो कहते हैं कि असली बातचीत है ना, दो ही व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलते हैं तो पूछते हैं सीरियस होके, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है कि नहीं। वहीं पे अगर 3 दोस्त आ जाता है तो एक दूसरे का क्या होता है, मजाक उड़ाने लगते हैं। 4 दोस्त आ जाता है तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो सीरियस बात किनके बीच होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्या पूछा जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है ना बातचीत से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है कि यूरोप में जो लोग रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। एक अलग कला है उसमें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, आदर करना, इज्जत करना, हेल्प करना, बैठाना, कोई अगर घर में आ गया तो उसको इज्जत देना और अच्छे से बात करना, मजाक नहीं उड़ाना, ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलना जिससे कि उसको बुरा लगे, और हमेशा मतलब कि पॉजिटिव ही बात बोलना, है कि नहीं। तो ये कला को क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और ये जो है ना किस जगह के लोगों के पास है, तो यूरोप के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग बोलते हैं, या फिर अच्छी कला, बातचीत करने की अच्छी कला किन लोगों के पास है, तो यूरोप के लोगों के पास है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप के लोगों के पास प्रचलित बातचीत की कला का नाम क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन का बातचीत के विषय में क्या विचार है। उन्होंने भी बातचीत के विषय में कुछ बोला है, तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है बातचीत में। तो बोलने से मनुष्य की सही रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, बेन जॉनसन बातचीत के विषय में क्या कहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी के बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं, अगर वो चुपचाप बैठा होता तो हम नहीं जान पाते हैं, है कि नहीं। अगर कोई स्टूडेंट बैठा होता है तो अगर हम उससे पूछते हैं ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो वो जब बताता है तो हम पता कर पाते हैं कि उसके पास इतना नॉलेज है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को ये इस तरह से हल कर रहा है। या फिर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो किसी के बारे में वो इस तरह से बताता है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव माइंडेड है या फिर निगेटिव माइंडेड है, या फिर सही सोचता है या फिर गलत सोचता है, या फिर अच्छा इसका व्यवहार है, बानी है, रिस्पेक्ट करता है दूसरे का। मतलब कि किसी से बात करते हैं तभी तो उसके बारे में पता चलता है कि नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी से बातचीत करने के बाद ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से क्या होता है, मनुष्य का साक्षात्कार होता है कि वह उसका बिहेवियर कैसा है, उसके पास नॉलेज कैसी है कि नहीं। तो ये है, ये बताया था बेन जॉनसन। ठीक है, और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 लोगों के बीच बातचीत लेखक के किसके समान बताया गया है। लेखक ने जो है कि 3 लोगों के बीच अगर बातचीत हो रहा है तो उसको किसके समान बताया गया है, तो अंगूठी के नख की तरह, अंगूठी के नख की तरह 3 व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो वो किसके समान बताया गया, अंगूठी के नख की तरह। अगर 4 व्यक्तियों के बीच में बात हो रहा है तो राम रमोबल, है कि नहीं, यानी फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ तुम कैसे हो, क्या नहीं हो, अच्छे हो नहीं हो, बुरे हो, मतलब कि इस राम रमोबल मतलब बातचीत किया जाता है, मतलब कि हाँ मतलब पूछ लिए हैं, बस कहानी खत्म है। ठीक है, तो मतलब कि औपचारिकता के रूप में, मतलब राम रमोबल यानी फॉर्मेलिटी के अनुसार पूछ लिए कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे मतलब कि 4 व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो ठीक है, अगर 4 व्यक्तियों से अधिक अगर व्यक्तियों के बीच में बात हो रहा है, जैसे कि 5 लोग बैठ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं यहाँ के बारे में वहाँ के बारे में, क्या इस तरह से। ठीक है, तो मतलब कि राम रमोबल हो जाता है। जैसे कि देखिए फिर से मैं आपको बता दूँ, असली बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, असली बातचीत किन के बीच में होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। और
3 व्यक्तियों के बीच में बातचीत कैसा होता है, तो अंगूठी के नख के तरह। 4 व्यक्तियों के बीच में बात होता है तो वह फॉर्मेलिटी के तरह। और अगर 4 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के बीच में बात हो रहा है, यानी कि 5, 6, 7, तो वह राम रमोवल की तरह। किस तरह से? राम रमोवल की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि बातचीत हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। बातचीत हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। बातचीत हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है मन में जमा हुआ मवाद धुआं बाहर निकल जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे मन में जैसे कि है ना, जैसे कि क्या बोले, जैसे कि मान लिया जाए कोई टीचर है, पढ़ा लिया, बहुत ही ज़्यादा जल्दी पढ़ा लिया, ठीक है, तो वो उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई दूसरा दोस्त अगर बात करता है तो बताता है पढ़ाने लिखाने आता ना है, जैसे मन जैसे फदर करके चल जाता है कि नहीं। मतलब कि जितना भी भड़ास होता है मन में, सब क्या करता है, निकाल देता है। मतलब कि जितना भी भड़ास मन में होता है वो क्या करता है, निकाल देता है कि नहीं। बहुत ही दिनों से अगर कोई व्यक्ति चुप है, किसी के बारे में नहीं बोल रहा है, तो जब उसका मुख खुलता है तो मतलब कि शुरू से अंत तक जितना भी मतलब कि वो दबा के रखा था, एक ही बार में क्या करता है, सब बोलता है। यानी कि मवाद जो शुरू से अंत तक जो उसके मन में उसके लिए भरा हुआ है कि क्या क्या बोलना है, सब क्या होता है, एक बार में क्या करता है, निकाल देता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, मन में जमा हुआ क्या है, मवाद धुएं बाहर क्या करते हैं, निकल जाते हैं। और क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। मन क्या होता है, मवाद क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और मन क्या होता है, पूरी तरह से हल्का हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बातचीत करने से मन में क्या प्रभाव पड़ता है, बातचीत करने से मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत करने से होता है मन के सारे गंदगी मवाद धुएं के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बूढ़ों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो किस तरह का बातचीत होगा। 2 सहेली के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो किस तरह का बातचीत होगा। 2 स्कूल छात्र के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो क्या बातचीत होगा। और अगर 25 साल से अधिक छात्रों के बीच में, अगर अधिक लोगों के बीच में बातचीत होगा तो किस तरह का बातचीत होगा। ये सारी बातें, जैसे कि अगर 2 सहेली मिल जाए तो पूछाता है कि आप कहाँ से हो, क्या। अगर 2 वहीं पे बुढ़िया मिल जाए तो क्या बात करती है, हमरो बेटी है नाच है, हमरो कन्यान है नाच है, हमरो बहू है नाच है, इस तरह से। ठीक है, अगर वहीं 2 25 वर्षीय मतलब कि नौजवान और जानकारी वाले अगर पर्सन मिल जाते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से हमारा संसार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, रोजगार कहाँ मिल रहा है, बेरोजगार कहाँ पे मिल रहा है, नौकरी चाकरी मिल रहा है कि नहीं, काम धंधा कहाँ पे मिल रहा है, यह चीज़ें। अगर 2 बूढ़े के बीच में बातचीत होगा तो यह बातचीत करते हैं कि पहले ज़माना में तो 2 रुपया में पूरा का पूरा मतलब कि सब्जी या फिर पूरा का पूरा मार्केट कर लेते थे, 2 ही रुपया में सब कुछ दे दिया जाता था, सिखा मतलब कर दिया जाता था। अभी 100 रुपया में भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो यही सब चीज़ों के बारे में क्या होगा, बातचीत होगा, है कि नहीं। तो वही सब बताया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि 2 अगर सहेलियों के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। 2 सहेलियों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे है, उनमें रस का समुद्र उमड़ पड़ेगा। मतलब कि 2 अगर सहेलियों के बीच में, हाँ, बहुत दिनों के बाद अगर कोई सहेली मिलती है ना, तो पुराना स्कूल के बारे में क्या पूरा मतलब कि जो ना वो सहेली कैसे करती थी, वो लड़की हमारी जो सुमिता थी वो कैसे करती थी, मतलब कि गप हो रहा है, गप हो रहा है, गप हो रहा है, गप हो रहा है। तुम्हारा विवाह कहाँ हो रहा है, तुम्हारे हस्बैंड जी क्या करते हैं, मेरा हस्बैंड क्या करता है, मेरा तो इतना कमाता है, तुम्हारा कितना कमाता है, मेरा हमको साड़ी तो देता नहीं है, तुमको साड़ी देता है नहीं देता है। तो इस तरह के बारे में बातचीत होता रहता है और होता रहता है, गप खत्म ही नहीं होता है कि नहीं। कभी मम्मी या फिर अगर बोले तो दीदी बहुत दिनों के बाद किसी सहेली से मिलती है तो गप चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ भी बोला गया कि समुद्र क्या होता है, उमड़ पड़ता है। ठीक है, वहीं पे स्कूल छात्रों के बीच में अगर बातचीत होता है तो शिक्षा और सहपाठी की गपशप। तो ये बोलता है कि तुम नहीं ना था, हमको मन ही नहीं लग रहा था, या फिर तुम नहीं ना था तो वो लड़का जो हमको क्या किया, मार दिया, या फिर हमारा क्वेश्चन ले लिया, या फिर हम चोरी नहीं कर पाए, या फिर चोरी कर पाए। तो यही चीज़ों के बारे में क्या होता है, अगर 2 छात्र के बीच में बात हो रहा है, अगर लड़कों के बीच में, छात्रों के बीच में बात हो रहा है, तो ये चीज़ शिक्षा के बारे में बात होगा कि ये तुमको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, ये हमसे नहीं बन रहा है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो, अगर नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो हम उसको कल मारे थे, पीटे थे, वो हमको गाली दे दिया,
यह सारी चीज़ें क्या होती हैं, बात होती है कि नहीं। और वहीं पे अगर 25 वर्षीय अधिक उम्र लोगों के बीच में अगर बातचीत होती है तो विषय की, कोई चीज़ों के विषय की गहराइयों के बीच में बात होती है कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है, हमारा रोजगार ये है, बेरोजगार की समस्या ये है, मोदी सरकार यह करते हैं, ऐसे ऐसे बारे में, ठीक है। वही अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गूंगी सृष्टि, गूंगी सृष्टि का क्या अर्थ है। गूंगी सृष्टि का क्या अर्थ है, गूंगी सृष्टि का यही अर्थ है, गूंगी सृष्टि का क्या अर्थ है, गूंगी सृष्टि का यही अर्थ है कि यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ना होती, यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ना होती तो संसार गूंगा और निस्तेज हो जाता है। मतलब कि अगर किसी के पास बोलने का शक्ति है तभी तो अपने बातों को बता पाते हैं, सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे कि मेरे पास बोलने की शक्ति है तभी तो आप लोग समझ रहे हो, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो। सिर्फ ये चित्र देख करके जो है ना समझ में नहीं आता, ये जो लिखा हुआ है उसी को देख करके क्या करते हैं आप लोग, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है, हल्का लग रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं, अगर किसी के पास अगर बोलने का शक्ति नहीं होता वो कुछ भी नहीं समझता है, मतलब वो किसी को नहीं कुछ बता पाता और नहीं कुछ सीख पाता, ठीक है। और नेक्स्ट है 20 नंबर, सबसे उत्तम बातचीत का तरीका क्या है। देखिए सबसे उत्तम बातचीत का तरीका क्या होता है, जैसे कि होता है ना, हम बहुत ही अकेले होते हैं, समुद्र के किनारे बैठे होते हैं और अपने से बात करते रहते हैं कि अगर हम ये कर लिए होते हैं तो यहाँ पे पहुँचे होते हैं, जाएंगे घर तो ये करेंगे, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, बैठे हुए हैं अकेले, मतलब कि अपने पुराने बातों को दोहरा रहे हैं या फिर पुराने बातों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत ही सुकून मिलता है कि नहीं। कभी कभी जब बारिश आने से पहले जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, फिर छत पर हम लोग घूम रहे होते हैं तो अकेले होते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा थिंकिंग करते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीली यानी बहुत ही अच्छा पॉजिटिवनेस क्या होता है, फील होता है कि नहीं होता है। तो वही है कि बिजनेसमैन और जो बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं कि हमारे से ये गलती हुआ, इसको सुधारना है, ये मतलब कि ठीक करना है, ऐसा सही करना है। और बिजनेसमैन क्या करता है, हमारा इस चीज़ में लॉस हो रहा है तो इसको सही करना है, यहाँ पे ये चीज़ लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस और भी ग्रोथ होगा। तो अपने से क्या होता है, अपने माइंड से डिस्कस करता है नहीं करता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या है, तो अपने आप से बात करना या अवाक होकर बात करना या आत्मसंवाद करना, है कि नहीं। ऑप्शन में दिया जाएगा अवाक होकर बात करना या आत्मसंवाद करना या अपने आप से बातचीत करना। तो ये सब का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें टिक मारेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, हमारा ये क्या है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा ये हमारा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको देता रहूँ, ठीक है। हमारा ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और भी क्या करूँगा आगे इसी तरह का जो हमारा क्या है चैप्टर जो एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे जो है ना कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आया एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से अगर 30 MCQ आया तो मेरे बताए गए जो अभी टॉपिक उसमें से 25 से 26 MCQ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये फिर हो सकता है कि 30 में 30 मिल जाए, ठीक है। बहुत ही कम ही क्वेश्चन होगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसमें भी जो है ना, इसमें ये जो कहानी है, अगर मैं कहूँ ये जिसमें जो कहानी है वो मतलब हमारे जो हिंदी गोधुली है उस चैप्टर का क्या बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और इन फ्यूचर मैं आपको क्या करूँगा, ये कहानी एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कहानी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लव एंड कर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। इनका यहाँ पे इमेज है, ये जो लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये हमारे लेखक हैं और चैप्टर का नाम है उसने कहा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनकी निधन हो गया था 12 सितंबर 1922 को। इनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान। मूल निवास है गुलेर, कांगटा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों उनका जन्म फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग गया था कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, मूल निवास का स्थान कहाँ है, ठीक है। तो अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जन्म उनका कहाँ पे है, 7 जुलाई 1883, जन्म उनका हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। उनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1922
उनका जन्म जो है स्थान है, वो जो जन्म लिए हुए थे जयपुर राजस्थान में, ठीक है। बट उनका मूल निवास जो है गुलेर, गुलेर गांव का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना गुलेर से ही पूछा जाता है कि उनका जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, मतलब कि वह मूल उसका निवास कहाँ था, सिर्फ ऑप्शन में गुलेर ही आएगा, ठीक है। ये जो है ना एक्स्ट्रा है नॉलेज, जानकारी। बट ये जो है ना कभी भी मतलब कि जो है ना क्वेश्चन में नहीं आया हुआ है। इसी वजह से क्या है कि थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो बट आप लोग क्या कीजिए, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है।
जो लीडर थे यही थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। ये क्या है, क्रांतिकारी लोग हैं। फर्स्ट टाइम जो है पटना में जो ये उन्होंने भाषण दिया था, बहुत सारे लोग क्या हुए थे, जमा हुए थे। फर्स्ट टाइम उतनी संख्या में क्या हुए थे, लोग जमा हुए थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, फटाफट लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। जन्म स्थान है सिताबदियारा, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर। बचपन में जो है ना, इसका नाम क्या था, बाउल, प्यार से लोग इसके बाउल बोलते थे। पिता का नाम है हर्षुल दयाल, पत्नी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पत्नी का नाम है पार्वती देवी। इनका मृत्यु हो गया था 8 अक्टूबर 1769 ईस्वी को। और ये इनकी जो इन्हें जो उपाधि दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, लोक नायक, ठीक है। इसे जो स्टूडेंट के द्वारा उपाधि दिया गया है लोक नायक, ये किस काल के हैं, तो कुछ ही मतलब दिन पहले के, मतलब 1900 के शताब्दी के हैं, तो आधुनिक काल बोल सकते हैं। प्रमुख इनकी प्रमुख पहचान तो समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और सूर्योदय कर्ताकारी, मतलब कि जो है यह फ्रीडम फाइटर के रूप में ही जाने जाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक ये है रिजेक्टेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। शिक्षा अमेरिका में उच्च शिक्षा 1922 में की है, ठीक है। शिक्षा के लिए जो है कि 1922 में जो है ना, वो अमेरिका गए थे उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या है, चलिए देखिए, आइए। उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1922 को, सिताबदियारा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर। बचपन का नाम है बाउल, पिताजी का नाम है हर्ष दयाल या फिर हर्षु दयाल, ऐसा तो हो सकता है कभी फिर ऑप्शन में आए, ठीक है, हर्ष दयाल नाम है। और पत्नी जो है प्रभावती देवी है, पत्नी क्या है, प्रभावती देवी है। मृत्यु 8 अक्टूबर 1969 को। इन्हें जो स्टूडेंट के द्वारा उपाधि दिया गया है लोक नायक, काल है आधुनिक, और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सबको क्या करना है, देख करके जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पे गए अमेरिका, और 1924 मार्क्सवादी बने। मार्क्स का बुक पढ़ करके वो क्या किए, मार्क्सवादी बन चुके थे। 1929 को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन के कारण उनकी पढ़ाई क्या हो गई, अधूरी रह गई। बहुत ही पहले के टाइम पे क्या होता था, फ्रीडम फाइटर लोग अपना पढ़ाई को छोड़ करके भारत को आज़ाद करने में क्या करते थे, कूद पड़ते थे, ठीक है। 1922 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन के बाद विशेष प्रसिद्धि उसके मिली, क्योंकि आंदोलन करवाने में जो बहुत ही अच्छा उनका जो बात होता था, जो वो बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। तो उसको स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा पद दिया गया। और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन, महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाया। 1924 में विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन में जुड़े, और 1965 में मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विनोबा भावे ये भी थोड़ा सा क्या इम्पोर्टेंट है। और 5 जून 1974 संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नारा कब दिया गया, यह भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और 1975 देश में आपातकालीन की घोषणा, यह नहीं है इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट है, ये 3 वो, ठीक है। और ये सब क्या कर लेना, पढ़ लेना, आ भी सकता है, लेकिन ये क्या है, कन्फर्म है कि आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी लाइन इसको देख लेते हैं। स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई। समाजवादी विचारधारकों को बढ़ावा दिया, और ये सब है। छात्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और शिक्षा और नैतिकता की बात की, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये प्रमुख आंदोलन उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया, तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन और सूर्योदय आंदोलन, ये चारों आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, भाग लिया हुआ था, ठीक है। और उनके कुछ अब क्या करते हैं, कुछ प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति मतलब कि पूर्ण रूप से क्रांति किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया, तो मैं आपको बता दूं किस शर्त पर स्वीकार किया गया। तो इन्होंने सब स्टूडेंट लोग क्या कहा
कि प्लीज़ आप लोग जो है ना आइए, सॉरी प्लीज़ जयशंकर नारायण जी को कहा प्लीज़ आप आइए और जो छात्र आंदोलन को क्या कीजिए, लीड कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने ज्वाइन होने से पहले एक अपना शर्त रखा कि मैं सुनूंगा सबका लेकिन करूंगा खुद का, ठीक है। सब मेरे को क्या करेंगे, आकर के एडवाइस देंगे, सब बोलेंगे, लेकिन मेरा जो होगा निर्णय उसे क्या करना होगा, सबको मानना होगा। अगर ऐसा है तो मैं चलूंगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इन्हीं शर्तों पे उन्होंने क्या किया था, आंदोलन का बागडोर संभालने का स्वीकार किया हुआ था। और दलविहीन लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, दलविहीन लोकतंत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में, मतलब पूरा चैप्टर पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद है दिनकर जी का निधन कब हुआ, दिनकर जी का निधन कैसे हुआ, जेपी ने उनके बारे में क्या कहा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा वो कीजिए, गरीब हटाओ नारा जेपी ने किस टिप्पणी पे दिया। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 6 नंबर जो है कि जेपी अमेरिका कब गए, ठीक है, और क्यों गए थे, तो उच्च शिक्षा के लिए गए थे। और कब गए थे, तो 1922 में। जेबी मार्क्स बाद कब बने, तो जेबी मार्क्स के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कब बने, ठीक है। तो 2 मिनट, मार्क्स बाद कब बने, तो मार्क्स बाद उन्होंने 1924 को बना था, ठीक है, ये सारा है। और 1942 के किस आंदोलन के बाद जेपी को विशेष प्रसिद्धि मिली, तो 1942 में कौन सा हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे है ये वाला को जो बुक है किसने लिखा था, तो जगदीश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी यह पुस्तक लिखे हुए हैं, रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ उनके कथन है, उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या है, जगदीश नारायण, अरे यार बार बार कंफ्यूज जाते हैं इसमें, ठीक है, तो हटाइए इसको। जेपी, शॉर्ट में जेपी, ठीक है। जेपी ने स्पष्ट कहा था कि वे किसी भी दबाव में काम नहीं करेंगे, सबकी सलाह लेंगे, लेकिन फैसला उन्हीं का होगा। दिनकर जी, राष्ट्रकवि के निधन पर दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, उसी समय के ये लेखक हैं, ठीक है। जयशंकर नारायण, अरे यार जेपी जी और दिनकर जी, ठीक है, एक ही टाइम के हैं, ठीक है। तो उन्हीं के निधन पे जो है कि उन्होंने कुछ कहा था कि वो अगर रहते तो अभी अपने कविता के ही माध्यम से लोगों को प्रेरित कर देते या फिर मोटिवेट कर देते, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कुछ कहा था, वह मेरे मित्र थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका, ये सारी बातें। और जेपी जी जो है अमेरिका का दलाल, जो है कि इसके आलोचक, मतलब जो इसके विरोधी थे, है कि नहीं, जिसके थ्रू, मतलब जिसके लिए आंदोलन किया गया, जैसे कि अंग्रेज़ों के लिए अगर आंदोलन किया गया, ठीक है, अगर अंग्रेज़ों के लिए अगर आंदोलन किया गया तो अंग्रेज़ लोग क्या बोलेंगे, ये अमेरिका का दलाल है, बोलेंगे कि नहीं। जेपी का मानना था कि नारा लगाना क्या है, आसान है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन कठिन है। नारा लगाना क्या है, आसान है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन क्या है, कठिन है, यह है, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, ठीक है। देखिए, इनका जन्म हो गया था, ये जन्म स्थान, बचपन का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। पत्नी का नाम, उनके पिताजी का नाम, मृत्यु, लोकनायक की उपाधि, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमेरिका कब गए हुए थे, मार्क्सवादी कब बने थे, उच्च शिक्षा के लिए वह बाहर अमेरिका कब गए हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब ज्वाइनिंग किया हुआ था, यह सारा चीज़ आता है। और उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया, 4 आंदोलन कौन कौन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संपूर्ण क्रांति और सूर्योदय आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेपी जो है ना, जो कि आंदोलन ज्वाइनिंग करने से उनका क्या कथन था, क्या मतलब मत था। वो कहते हैं कि सबका मैं बात सुनूंगा, सबका मैं सलाह लूँगा, लेकिन मैं करूँगा खुद का, और सभी को क्या होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है।
और दिनकर जी जो दिनकर जी जो मर गए थे, मतलब उनका डेथ हो गया था, उन पे उन्होंने क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे मित्र थे और वो अगर ज़िंदा होते तो अपने बहुत सारी मोटिवेटेड लाइनों, मोटिवेटेड मतलब कि लाइनों से ही क्या करते, आप लोगों को प्रेरित करते, सिखा देते बहुत ही कुछ, ये चीज़ सारी चीज़ें, ठीक है। ये दोनों जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाषण स्थल कौन था, तो पटना के गांधी मैदान, और भाषण की तिथि थी 5 जून 1974। भाषण देने वाले कौन थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। नारा क्या था, संपूर्ण क्रांति। प्रमुख विचार, दल विहीन लोकतंत्र समाज, ठीक है, ये था। और अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि किस तरह से मतलब कि पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने, 1924। किस आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्धि मिली, तो 1924 भारत छोड़ो आंदोलन। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया, 5 जून 1974। 1998 में उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा, तो भारत रत्न, ठीक है। किस आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो असहयोग आंदोलन। वो अमेरिका पढ़ने कब गए थे, तो 1922। वह कांग्रेस पार्टी कब शामिल हुए, तो 1929 ईस्वी को। 1965 में समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो मैक्सिमम पुरस्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पुरस्कार कब मिला, ये सारी चीज़ें। 1952 में किस पार्टी के गठन में उन्होंने भूमिका निभाया, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और 10 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने बचपन का नाम क्या था, बाउल। ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था, तो बाउल। विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन में कब जुड़े, तो 1954। उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। किससे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म स्थान कहाँ था, सिताब दियरा, उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा के बॉर्डर पर, ठीक है। और उन्हें उन्हें कहे दलाल, मतलब कौन कहा, अमेरिका, सॉरी, उन्हें किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का। देश में आपातकालीन की घोषणा कब हुई, तो 1975। ये वाला बुक मतलब कि रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा था, तो जयप्रकाश नारायण। उसके पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षदयाल। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 8 अक्टूबर 1969 को। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारा क्वेश्चन क्या है, पूछा जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये हमारा 4th चैप्टर है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। इसे क्या कहा गया है, राष्ट्रकवि कहा गया है, ठीक है। ये इसे क्या कहा गया है, राष्ट्रकवि कहा गया है। और ये क्या है, बिहार के ही हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। पिता का नाम था हर्षु दयाल। अरे यार, वही हमको लगा कि हर्षु दयाल नाम का कुछ सुने हुए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या है, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, उसके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। माता का नाम है मनरूप देवी, पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। इनका निधन हो गया था 1974 को, ठीक है। इनका निधन क्या हो गया था, 1974 को हो गया था, ठीक है। इनका जन्म कब, सॉरी, इनका निधन हो गया था 1974 को। इसे उपाधि मिला गया है राष्ट्रकवि का। प्रमुख क्षेत्र हिंदी साहित्य, कविता, निबंध, गद्य। क्षेत्र है युग है, सॉरी, ये इसे पूछा जाएगा ये कौन युग के हैं, तो छायावादोत्तर युग। शिक्षा, इतिहास में स्नातक, बीए ऑनर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये सबको क्या करना है, आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये सबको आपको ध्यान देना है। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, सिमरिया बेगूसराय बिहार। हर्षु दयाल, मनरूप देवी, प्रभावती देवी, 1974, राष्ट्रकवि, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
कृति है इनके, जो उन्होंने कृति लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र। और इन्हीं पे उर्वशी जो है कि उनका उर्वशी बहुत ही फेमस कृति है, ठीक है। उर्वशी क्या है, बहुत ही फेमस कृति है जिस पर उन्हें क्या गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया है, ठीक है। और ये सब उनके क्या है, कृति है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं तो उर्वशी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र, हुक्कार और इतना सा ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अर्धनारीश्वर, ठीक है। ठीक है, ये सारा क्या इम्पोर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन के रूप में देखिए, क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908। जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिव पार्वती जी का क्या है? अर्धनारीश्वर रूप, कल्पित रूप है, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर, ठीक है, छात्र सहोदर। और दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए हुए थे? तो 1928 में। बीए ऑनर्स किससे किए हुए थे? इतिहास से। और उनको जो मिला हुआ था पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। और उर्वशी पे क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कुलपति, उप कुलपति, जहाँ तक मेरे को लगता है ये विश्वविद्यालय, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये परशुराम की प्रतीक्षा किस लेखक की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो ये छात्र सहोदर, पार्वती, ये सर, ठीक है। बट ये सब क्या इम्पोर्टेंट होना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग याद भी कीजिएगा, तो ये सबको याद करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है इनका मतलब कि जो है कि इसे राष्ट्रीय कवि कहा गया है। अर्धनारीश्वर निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रणभंग। और ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। छायावादोत्तर युग, ओके, ये वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धनारीश्वर पाठ किस विधि क्या है? तो निबंध है, अर्धनारीश्वर पर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर किसका रूप है? भगवान पार्वती जी का, शंकर भगवान और पार्वती जी का। इनका जन्म हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार और रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के 4 अध्याय। और नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कृषि जब स्टार्ट हुई तो क्या हुई? नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई, ठीक है। और हाँ, ये वाला देख लीजिए, 12 नंबर। स्त्री जब पुरुष का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? राक्षसी बन जाता है। वहीं जब पुरुष और नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। और यहाँ पे है युद्ध और शांति पर कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र, ठीक है। क्या है? कुरुक्षेत्र, ये वाला, ठीक है। और हाँ, दिनकर जी ने अपनी पहली कविता किस आयु में लिखा था? तो 17 वर्ष में, ठीक है। बस इतना सा ही, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग जो मैंने बताया हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करें कि कैसा वीडियो लगता है। तो स्टूडेंट आप लोग से कुछ एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।